उसकी याददाश्त और चेतना उसकी पसंद के अनुसार जीवन के बाद अपलोड हो जाती है। व्यक्ति जितना अमीर होगा, उसके लिए उतने ही बेहतर जीवन के विकल्प उपलब्ध होंगे। इस तरह वह हमेशा के लिए जीवित रह सकता है, जब तक उसका परिवार बिलों का भुगतान करता रहे। इसके अलावा व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों से भी संवाद कर सकता है, और यहाँ तक मरने के बाद उनसे मिल भी सकता है और परलोक में पहुंच सकता है। डिजिटल स्वर्ग में शामिल होने की इस कठोर प्रक्रिया को अपलोड कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि सरकार के बजाय इसका प्रबंधन एक बड़े निजी समूह द्वारा किया जाता है, जिसके पास हजारों कर्मचारी हैं जो परलोक की ग्राहक सेवा के रूप में काम करते हैं। इन कर्मचारियों में नोरा नाम की एक 25 वर्षीय लड़की भी शामिल है। उसका काम नए ग्राहकों को परलोक में ले जाना और उन्हें नए माहौल में ढलने में मदद करना है। वह उनसे संवाद करने के लिए एक भविष्यवादी ऐप का इस्तेमाल करती है और अपने आभासी स्व का उपयोग करके उनसे मिल भी सकती है। दुनिया के सबसे बड़े संगठन के लिए काम करने के बावजूद नोरा को अपनी नौकरी से नफरत है। फिर भी वह अभी भी जारी है, उम्मीद है कि मरने के बाद उसे जीवन के बाद छूट मिलेगी। इसके बाद हमें नाथन से मिलवाया जाता है, जो एक प्रेरक इंजीनियर है जिसके पास नए एप्लीकेशन विकसित करने का हुनर। वह अपनी भविष्य की कार चला रहा है, जो स्वचालित रूप से चल सकती है और इसमें सभी सुरक्षा सावधानियां स्थापित है। कुछ समय बाद नाथन ट्रैफिक से थक जाता है और खुद ड्राइव करने का फैसला करता है। फिर वह कार में एक अवैध डिवाइस लगाता है और कंट्रोलर का उपयोग करके उसे चलाता है। दुर्भाग्य से एक पुलिस ड्रोन ने तेज रफ्तार से चल रही कार को देख लिया और तेजी से उसका पीछा करने लगा। लेकिन एक होशियार आदमी होने के नाते नाथन एक चतुर बहाना बनाता है और मुसीबत से खुद को बचा लेता है। जब वह घर पहुंचता है तो वह अपने परिवार और अपनी अमीर गर्लफ्रेंड इंग्रिड से मिल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नाथन को उससे प्यार नहीं है, क्योंकि उसे पैसे और शोहरत से प्यार है। वह जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक और चिपकू भी है, जो नाथन के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। बाद में जब नाथन अपनी भतीजी के साथ डांस करता है तो इंग्रिड ईर्ष्यालु हो जाती है और उन्हें रोक देती है। फिर वह उसे अपने साथ प्यार करने के लिए मनाती है, जो वे उसकी कार की पिछली सीट पर करते हैं। अगले दृश्य में नाथन एक डिजिटल किराने की दुकान पर जाता है और कुछ सामान खरीदता है। वापस आते समय उसकी कार में अजीब तरह से खराबी आ जाती है और पूरी गति से एक ट्रक से टकरा जाती है। इससे नाथन को गंभीर चोटें आती हैं, लेकिन वह अभी भी जीवित है। बिना समय गंवाए उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी चोटें इतनी गंभीर हैं कि उसे या तो अपलोड किया जा सकता है या प्राकृतिक रूप से मरने के लिए छोड़ दिया जा सकता है। तभी इंग्रिड उसके अपलोड के लिए एक अनुबंध लेकर उसके पास पहुंचती है और घबराहट की स्थिति में नाथन उस पर हस्ताक्षर कर देता है। इस प्रकार खुद को परलोक में पंजीकृत कर लेता है। जल्द ही उसे एक अलग कमरे में ले जाया जाता है और एक कुर्सी पर बिठाया जाता है। नाथन को लगता है कि उसका इलाज किया जाएगा, लेकिन उसके डरावनेपन से उसका सिर काट दिया जाता है। इसके तुरंत बाद वह परलोक में जागता है और सबसे पहले वह नोरा की आवाज सुनता है। वह उससे कई सवाल पूछती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी इंद्रियां ठीक से काम कर रही हैं। वह उसके लिए एक आभासी अवतार भी बनाती है, जिसमें एक असामान्य हेयर स्टाइल शामिल है। अगले दृश्य में नाथन आखिरकार अपने भ्रम से जाग जाता है और खुद को एक आलीशान कमरे में पाता है। नोरा बताती है कि कमरे का नाम लेकव्यू आफ्टरलाइफ है, जो उनकी कंपनी द्वारा दिए जाने वाले सबसे महंगे पैकेजों में से एक है। वह यह भी बताती है कि पैकेज में सब कुछ उनकी रुचियों के अनुसार डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए इमारत के पास एक बॉलिंग एली है, लेकिन अन्य ग्राहकों के लिए यह एक बास्केटबॉल कोर्ट हो सकता है। इसके अलावा नाथन परलोक में नए दोस्त भी बना सकता है। यह सारी जानकारी नाथन के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है और वह रोने लगता है। यह देखकर नोरा उसे शांत करती है और कहती है कि वह जल्द ही बदलावों के आदी हो जाएगा। फिर वह उसे सोने के लिए मना लेती है और दूसरे क्लाइंट के साथ अपना काम जारी रखती है। अगली सुबह जब नाथन कुछ खाने के लिए रसोई में जाता है तो उसे पता चलता है कि इन ऐप खरीदारी के लिए पैसे की जरूरत होती है। हालांकि वह अपने बैंक खाते से भुगतान नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी योजना इंग्रिड के परिवार द्वारा प्रायोजित है। यह तब होता है जब नाथन को एहसास होता है कि इंग्रिड अब उसके जीवन को नियंत्रित करती है, और अगर वह चाहे तो उसे मिटा भी सकती है। बाद में उदास नाथन अपनी बालकनी में जाता है और पास की खूबसूरत झील को देखता है। फिर वह थोड़ा इधर उधर देखता है और पाता है कि वह रिमोट कंट्रोल से मौसम भी बदल सकता है। इसके बाद वह इंग्रिड की दादी से टकराता है, जो उसी पैकेज का उपयोग कर रही होती है। आश्चर्यजनक रूप से वह काले और सफेद रंग की है, क्योंकि उसके अवतार का संदर्भ एक बहुत पुरानी तस्वीर से लिया गया था। इसके बाद वह अपनी प्रेमिका को एक डिजिटल स्मार्टफोन के माध्यम से कॉल करता है और पता चलता है कि वह एक पार्टी का आनंद ले रही है। यह बात नाथन को हैरान कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अभी भी उसकी मौत का शोक मना रही होगी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद इंग्रिड ने फोन काट दिया, लेकिन यह बताने से पहले कि अब नाथन उससे दूर नहीं भाग सकता। दूसरी तरफ नोरा अपने पिता के साथ डिनर कर रही है, जिनकी तबीयत खराब लग रही है। मौत के करीब होने के कारण नोरा अपने अपलोड प्रोग्राम के लिए पैसे बचाने की योजना बनाता है, लेकिन बाद में वह इस विचार को अस्वीकार कर देता है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी पत्नी से असली स्वर्ग में मिलना चाहता है। परलोक में वापस नाथन ल्यूक नाम के एक लड़के से मिलता है, जो नाश्ते की तलाश में है।
वह अपना परिचय देता है और फिर टोरेंट नामक कट के एक अजीब रूप के बारे में बात करता है। यह परलोक और वास्तविक दुनिया के बीच का प्रवेश द्वार है, लेकिन इससे गुजरना बेहद खतरनाक है। ज्यादातर लोग जो आभासी दुनिया के अभ्यस्त नहीं हो पाते, वे इसमें कूदकर अपनी जान दे देते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अचानक होने वाले बदलावों के कारण नाथन को घबराहट होने लगती है। वह जहां भी जाता है, स्टाफ उसे मिस्टर ब्राउन कहकर बुलाता है और उसके बल उसकी पसंद के हिसाब से बहुत नुकीले हैं। इसके अलावा परलोक में कई गड़बड़ियां हैं, जिसके कारण वह धीरे धीरे अपना विवेक खो देता है। अपने आसपास की हर चीज से तंग आकर नाथन अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है। वह अपनी योजना शुरू करने के लिए टोरेंट की ओर जाता है, लेकिन सौभाग्य से नोरा उसे रोक देती है। वह उससे कुछ दिन का समय देने का अनुरोध करती है और बहुत समझाने के बाद नाथन आखिरकार मान जाता है। जाने से पहले वह उसे अपना असली नाम भी बताती है, ताकि उस पर भरोसा दिखाया जा सके। कुछ समय बाद नोरा काम से छुट्टी ले लेती है। जब वह आसपास नहीं होती तो उसका कंप्यूटर रहस्यमय तरीके से नाथन की याददाश्त से फाइलें खुद ही मिटा देता है। अगले दिन नाथन को कल की अपनी हरकतों की वजह से पालतू जानवरों की थेरेपी के लिए भेजा जाता है। उसे एक गोल्डन रिट्रीवर दिया गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुत्ता बोल सकता है। पता चलता है कि असली दुनिया का एक चिकित्सक कुत्ते को नियंत्रित कर रहा है, क्योंकि यह उसका संदेश पहुंचाने और नाथन को बेहतर महसूस कराने का एकमात्र तरीका है। सत्र समाप्त होने से पहले चिकित्सक नाथन को एक असाइनमेंट देता है, जहां उसे आज मिलने वाले 5 लोगों के नाम लिखने होते हैं। दूसरी तरफ नोरा अपने बॉस के पास कुछ कागजी कार्रवाई के साथ जाती है, जिसमें कहा गया है कि उसके पिता अपलोड छूट के हकदार हैं। हालांकि बॉस छूट से इनकार करते हुए कहता है कि यह केवल उन कर्मचारियों के लिए लागू है जिनके प्रोफाइल पर कम से कम 4.6 रेटिंग है। नोरा की रेटिंग 4.59 है और अंतर नगण्य होने के बावजूद लालची बॉस को इसकी परवाह नहीं है। आभासी दुनिया में वापस आकर नाथन को पता चलता है कि आज उसका अंतिम संस्कार है। वह तैयारियों के बारे में जानने के लिए इंग्रिड को फोन करता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि वह स्पा में स्टेम सेल इंजेक्शन लगवा रही है। जो कुछ उसने अभी देखा उससे परेशान होकर नाथन जल्दी से फोन काट देता है और अपना काम पूरा करने के लिए नए दोस्तों की तलाश शुरू कर देता है। वह डायलन नाम के एक बच्चे से मिलता है जो 12 साल की उम्र में ही मर गया था और तब से परलोक में है। नाथन बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा आभासी बुरे लोगों से लड़ने में बहुत व्यस्त है। बाद में उसकी मुलाकात डेविड चोक नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो एक अरबपति निकलता है। डेविड एक शानदार जीवन का आनंद ले रहा है, जहां वह वास्तविक दुनिया में खोए समय की भरपाई कर रहा है। जैसे जैसे दोनों बातचीत जारी रखते हैं, डेविड पूछता है कि नाथन आजीविका के लिए क्या करता है। जवाब में नाथन ने खुलासा किया कि वह अपने दोस्त जेमी के साथ एक ऐसा ऐप विकसित कर रहा था जो लोगों को अपना खुद का जीवन बनाने की अनुमति देगा, जहां वे अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। इस तरह किसी को वर्चुअल दुनिया का आनंद लेने के लिए लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर डेविड मजाक में कहता है कि नाथन की हत्या कंपनी के मालिकों ने की थी, क्योंकि वह उन्हें दिवालिया बनाने जा रहा था। यह सिद्धांत नाथन को आकर्षित करता है, लेकिन वह इसे अनदेखा करने और वहां से चले जाने का फैसला करता है। पृथ्वी पर कहीं और नाथन का परिवार उसकी मौत की जांच के लिए फ्रेंड नामक एक जासूस को काम पर रखता है। बिना समय बर्बाद किए वह तुरंत उसकी कार की तलाश करती है और उसे कबाड़खाने में पाती है। हैरानी की बात यह है कि कार अभी भी काम कर रही है, लेकिन यह मानने से इनकार करती है कि यह क्षतिग्रस्त हो गई है। इसका मतलब है कि किसी ने कार के साथ छेड़छाड़ की है। इस बीच नोरा और नाथन टहल रहे हैं, जहां नाथन ने बताया कि उसे हाल ही में याददाश्त की समस्या हो रही है। उदाहरण के लिए उसे याद नहीं रहता कि वह कौन सा ऐप बना रहा था। यह सुनकर नोरा को वह घटना याद आती है जब उसने पाया कि उसकी याददाश्त से बहुत सारी फाइलें गायब हैं। फिर वह इस पर गौर करने का वादा करती है, लेकिन दूसरे क्लाइंट के साथ व्यस्त हो जाती है। वह उन्हें 5 स्टार रेटिंग देने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उनमें से हर कोई इसके विपरीत करता है। यह देखकर नाथन उसके पास जाता है और उसे कई 5 स्टार देता है। निस्वार्थ कार्य के कारण नोरा नाथन के साथ खुल जाती है और उसे अपनी पूरी स्थिति बताती है। आखिरकार दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। घर पहुंचने पर नोरा नाथन की याददाश्त से गायब डेटा की तलाश करती है। वह उन्हें नहीं ढूंढ पाती है, लेकिन हटाए गए हिस्सों के ठीक बाद आने वाली यादों को अपने हाथों में लेने में सफल हो जाती है। वहां नाथन और उसका दोस्त जेमी अभी अभी एक बिजनेस मीटिंग से बाहर आए हैं। जल्द ही एक आदमी उनके पास आता है और पूछता है कि क्या उन्होंने किसी बड़ी कंपनी के साथ इस विचार को साझा किया है। नाथन जवाब देता है कि उसके परिवार और प्रेमिका के अलावा किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। नोरा को पूरी बातचीत अजीब लगती है, इसलिए वह बाद में इसकी जांच करने का फैसला करती है। अगले दृश्य में कई समाचार चैनल एक अभूतपूर्व आविष्कार के परीक्षण की घोषणा कर रहे हैं। यदि सफल रहा तो वैज्ञानिक किसी व्यक्ति को परलोक से वास्तविक दुनिया में ला सकते हैं। इस प्रक्रिया को डाउनलोड कहा जाता है और पहला प्रयोग वैश्विक स्तर पर प्रसारित होने वाला है। इस बीच नाथन अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है। इंग्रिड पूरे कार्यक्रम की प्रभारी है और वह नाथन के कपड़े भी चुनती है। तैयार होने के बाद नाथन को डाउनलोड प्रयोग के बारे में भी पता चलता है और वह उत्साहित हो जाता है।
उम्मीद करता है कि एक दिन वह वास्तविक दुनिया में वापस आ सकेगा। जल्द ही प्रयोग शुरू हो जाता है और कुछ समय तक सब कुछ योजना के अनुसार चलता है। हालांकि जब विषय का सिर फट जाता है तो पूरी योजना विफल हो जाती है। इससे नाथन सहित सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद है कि एक दिन वह घर लौट आएगा। अगले दृश्य में अंतिम संस्कार वास्तविक दुनिया में भी शुरू होता है, साथ ही आभासी दुनिया में भी। हालांकि नाथन यह जानकर हैरान रह जाता है कि अंतिम संस्कार वास्तव में एक पार्टी है और कोई भी व्यक्ति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए वहां नहीं आया है। इसके बजाय वे एक खेल देखने और आपस में मेलजोल बढ़ाने आए हैं। यहाँ तक उसकी माँ भी उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसकी कंपनी के शेयर से उन्हें जो पैसे मिले थे वे बहुत ज्यादा नहीं थे। नाथन इस सब से तबाह हो जाता है, लेकिन उसे इस बात का और भी दुख होता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त जेमी अनुपस्थित है। बाद में क्रोधित नाथन इंग्रिड से उसकी मूर्खतापूर्ण योजना के लिए भिड़ जाता है, लेकिन बाद में उसे धमकी दी जाती है कि अगर वह ठीक से व्यवहार नहीं करेगा तो वह उसे हटा देगी। नाथन के पास कोई विकल्प नहीं बचा, वह अनिच्छा से माफी मांगता है और चला जाता है। नोरा यह सब देख रही है और उसे नाथन पर बहुत बुरा लगता है। इस बीच डिटेक्टिव फ्रेंड भी अंतिम संस्कार में पहुंचती है और नाथन के पास जाती है। वह उससे पूछती है कि क्या उसका कोई दुश्मन था, जिस पर वह कहता है कि नहीं। इसके बाद वह बताती है कि अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी हालत में सुधार हो रहा था और उसका आसानी से इलाज किया जा सकता था। दूसरी तरफ नोरा घर लौटती है और उस आदमी को बुलाती है जिसे उसने नाथन की याद में देखा था। वह व्यक्ति खुद को जोश के रूप में पेश करता है, लेकिन मीटिंग के बारे में कोई और जानकारी देने से इनकार कर देता है, यह दावा करते हुए कि यह गोपनीय है। परलोक में वापस नाथन अपने सबसे अच्छे दोस्त जेमी को कॉल करता है, लेकिन हमेशा की तरह बाद वाला फोन नहीं उठाता। एपिसोड का अंत तब होता है जब नाथन को आखिरकार लगता है कि उसके आसपास कुछ गड़बड़ चल रही है।